टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बारिश से फसलों को हुए नुकसान को लेकर कृषि मंत्री ने कहा, आकलन कर किसानों को दी जाएगी क्षतिपूर्ति। प्रधानमंत्री के आगमन के मद्देनजर आला अधिकारियों ने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के सभा स्थल पहुंचकर तैयारियों का लिया जायजा। झमाझम हुई बारिश के चलते शहर के कई क्षेत्रों में हुआ जल जमाव। और बीएचयू भारत कला भवन में भारतीय कला में शक्ति विषयक व्याख्यान व सप्त मातृकाओं पर प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। बारिश से फसल को हुए नुकसान को लेकर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा, आकलन कर किसानों को क्षतिपूर्ति दी जाएगी। तेज हवाओं संग गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। इस दौरान कुछ जगहों पर ओलावृष्टि भी देखने को मिली। तेज आंधी से कई जगह पेड़ों की डालियां टूटकर गिर गईं। बेमौसम बारिश से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि किसानों के नुकसान का आकलन किया जा रहा है। इसके आधार पर किसानों को क्षतिपूर्ति दी जाएगी। राज्य सरकार सभी किसानों के साथ है, उन्हें हर संभव मदद की जाएगी। प्रधानमंत्री जी के आदरणीय नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में वर्ष 2023 को मना रहा है और इस दिशा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस कार्यक्रम की शुरुआत नई दिल्ली के पूषा इंस्टीट्यूट से 18 तारीख को, इसी 18 मार्च को ग्लोबल मिलेट्स सी अन्न कॉन्फ्रेंस की 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस की शुभारंभ किया और 5 दिवसीय प्रदर्शनी का उन्होंने लोकार्पण किया। राज्य सरकार ने मिलेट्स वर्ष को सी अन्न योजना के इस वर्ष को देखते हुए हमने इस बात का निर्णय किया है कि जायद की फसल में ज्वार और बाजरे पर हाइब्रिड सीड आती है, उसका 50% अनुदान पर हम किसानों को उपलब्ध करवाएंगे और उसके लिए आज 20 मार्च को और कल 21 मार्च को सभी विकास खंडों पर हमारे स्टॉल लगे हैं और शुरू हो गए हैं, जहाँ पर 50% अनुदान पर किसानों को उन्हें बीज उपलब्ध होगा। पहले वो पूरी बीज खरीदेंगे और 50% की धनराशि उनके खातों में जो आधार कार्ड के साथ लिंक होगा उसमें उसकी पैसा चली जाएगी। राज्य के भीतर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने पिछले रबी के सीजन में तिलहन और दलहन के खेती पर बहुत फोकस करके और उस पर हम लोगों ने लगभग 11 लाख मिनी किट किसान भाइयों को निःशुल्क वितरित किए थे और उसके कारण दलहन और तिलहन का आच्छादन प्रदेश में बढ़ा और फसल भी बहुत अच्छी तैयार है। इसको ध्यान में रखते हुए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने तय किया है कि हम सरसों, चना और मसूर की खरीदारी एमएसपी पर करेंगे। सरसों की खरीदारी 3,94,000 मीट्रिक टन होगी और 5450 रुपए एमएसपी पर उसकी खरीद की जाएगी। प्रधानमंत्री के आगमन के मद्देनजर आला अधिकारियों ने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय स्थित सभा स्थल पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। आगामी 24 मार्च को प्रधानमंत्री के काशी आगमन को देखते हुए सभा स्थल संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में पुलिस कमिश्नर मुथा अशोक जैन व डीएम एस राजलिंगम, एडीएम गुलाब चंद सिंह, पुलिस उपायुक्त जोन काशी आर एस गौतम सहित नगर निगम, पर्यटन विभाग सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ पहुंचे अधिकारियों ने संपूर्णानंद के चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर दिनेश कुमार गर्ग के साथ चप्पे चप्पे का निरीक्षण किया व किसी भी प्रकार का आयोजन स्थल पर दुर्व्यवस्था न हो, इसके लिए आवश्यक निर्देश दिए। तरह की तैयारी चल रही है, आज कौन कौन लोग आए हैं? अभी यहाँ कैंपस में हमारे पुलिस कमिश्नर साहब, जैन साहब और उसके साथ जो है डीएम सर आए थे और उसके साथ में सभी डीसीपी वगैरह आए थे और पूरी तरह से विश्वविद्यालय की जो, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी को 24 तारीख को यहाँ आना है तो यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं प्रायः संपन्न हो रही हैं और जहाँ से उनका एंट्री होना है सामान्य जन का और वीआईपी का जो जहाँ से प्रवेश होना है आज पूरी तरह से सुनिश्चित हो गया है। तो और उन लोगों को पास जारी होगा
और इसके बाद जो है कहाँ से कैसे आएंगे। तो क्या तैयारी में कोई कमियां दिखी या सारा? नहीं, बढ़िया व्यवस्थित है। और चूँकि हम लोग भी पूरा सहयोग प्रथम दिन से ही वो बुलाए डीएम साहब हम लोगों को, और हम लोग भी पूर्ण सहयोग कर रहे हैं कि हमारे कैंपस में चूँकि हमारे अतिथि हैं, तो अतिथि देवो भव की जो परंपरा हमारे शास्त्रों में है, तो हम लोग तो यही पढ़ते पढ़ाते हैं। तो इसीलिए हम लोग पूरी हमारा परिवार माननीय मोदी जी की आगमन के लिए, उनकी अगवानी के लिए तो तैयार आने है। जाने का द्वार एक दक्षिण द्वार रहेगा आने जाने का, और यदि संभव हुआ तो ये पूर्वी द्वार से जो है हम लोग वीआईपी लोगों को भी प्रवेश कराएंगे। झमाझम हुई बारिश के चलते शहर के कई क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। बेमौसम हुई बारिश के चलते शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। आपको बता दें कि पूरे पूर्वांचल में भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना मौसम विभाग ने जताई थी। 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। रविवार की रात झमाझम बारिश हुई, जिससे शहर के कई क्षेत्रों में जल जमाव हो गया। वहीं विवेकनगर मुख्य मार्ग में सड़कें खराब होने से जल जमाव हो गया है। लोग संभल कर इस रास्ते को पार करते नजर आए। नासिरपुर दुर्गा मंदिर परिसर में राष्ट्रपति के अभिभाषण विषय पर संगोष्ठी आयोजित हुई। नासिरपुर हैदराबाद गेट के समीप दुर्गा मंदिर परिसर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के विषयों पर संगोष्ठी एवं चर्चा का आयोजन किया गया। इस आयोजन के तहत उनके द्वारा किए गए कार्यों एवं उनके द्वारा होने वाले कार्यों पर गहन चर्चा एवं प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम किया गया। इसी के अनुसार उनके द्वारा आने वाले समय में जो भी कार्य होने हैं उस पर भी चर्चा की गई। महिलाओं के लिए उनकी योजनाओं को भी साझा किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रभारी उदय भान सिंह उपस्थित रहे, जिनका स्वागत माल्यार्पण और पुष्प गुच्छ देकर किया गया। वहीं शक्ति केंद्र के संयोजन श्याम भूषण शर्मा, विकास दुबे, अनिल सिंह, अमित कुमार सिंह, रीता रावत आदि लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। श्याम भूषण शर्मा ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संसद में अभिभाषण के विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें क्षेत्र के सभी सम्मानित जनता उपस्थित हुई है। व यहाँ महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया है और अपना मत रखा। माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के संसद में अभिभाषण के विषय पर संगोष्ठी भारतीय जनता पार्टी द्वारा सभी शक्ति केंद्रों पर आयोजित है। उसी के क्रम में आज हमारे नासिरपुर शक्ति केंद्र पर दुर्गा मंदिर परिसर उत्सव भवन में यह कार्यक्रम आयोजित है। यहाँ मंडल के प्रभारी पूर्व प्रधान और भाजपा के वरिष्ठ नेता उदय भान सिंह जी मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए हैं, और शक्ति केंद्र के सभी कार्यकर्ता, क्षेत्र की जनता, सभी लोग बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। कार्यक्रम चल रहा है। महिलाएं हैं, कार्यकर्ता जो है वो महिलाएं आई हुई हैं, और महिलाओं को हम लोग सशक्त कर रहे हैं। अब हर क्षेत्र में महिलाएं आगे आ रही हैं, आगे और भी प्रयास जारी रहेगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीएचयू सिद्धांत दर्शन विभाग द्वारा राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आयुर्वेद संकाय के सिद्धांत दर्शन विभाग द्वारा राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका विषय रहा स्वास्थ्य का आध्यात्मिक आयाम। ये कार्यशाला कॉन्फ्रेंस हॉल, न्यू लेक्चर थिएटर,
IMS BHU में आयोजित किया गया। उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में समुद्रपुरी जी महाराज रहे। इस अवसर पर उपस्थित वक्ताओं ने कार्यशाला के विषय पर अपने अपने विचार रखे। कार्यक्रम का आयोजन डॉ सुनील कुमार एवं देवानंद उपाध्याय ने किया। मंचासीन अतिथियों में प्रोफेसर CS पांडे, प्रोफेसर NK द्विवेदी, प्रोफेसर NK अग्रवाल आदि रहे। उद्घाटन सत्र का संचालन सिद्धांत दर्शन के सहाचार्य देवानंद उपाध्याय ने किया एवं धन्यवाद ज्ञापन डॉ दिनेश मीना ने दिया। और ये कार्यक्रम मुख्य रूप से इनके द्वारा प्रेरित है और हम लोगों के द्वारा आयोजित है। इस कार्यक्रम की मूल रूपरेखा ये है कि हम समाज में सुखी रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं और सुखी और स्वस्थ रहने के जितने अन्य मेडिकल उपाय हैं उनके प्रयोग करने से हमारी जीवन की अवधि तो बढ़ी, लेकिन वास्तव में हम स्वस्थ नहीं हो पाए। तो क्या क्या और ऐसे हमारे परिमाप हैं जिनको हम देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, कहाँ भूल हो रही है जिनके कारण हम पूर्ण रूप से सुखी स्वस्थ नहीं रह पा रहे हैं। उसमें हमारा एक डायमेंशन खोजा गया, जो स्पिरिचुअलिटी है वो भी एक डायमेंशन था जिसके सुधार के बिना हम पूर्ण रूप से स्वस्थ और सुखी नहीं रह सकते। उस डायमेंशन को एक्सप्लोर करना, उसके महत्व को सोचना और ये करना कि इसमें कहाँ से कार्य शुरू किया जाए, क्योंकि कार्य अपने से शुरू किया जाना है। इसमें किसी दूसरे की कारणता के ऊपर दोष दे के हम नहीं बच सकते। हम अपने शरीर को, मन को ऐसे साधनों के पास ले जाएं, ऐसी चीज़ों से संयुक्त करें जो हमारे शरीर और मन को सामान्य स्थिति में ले आएं, स्वाभाविक स्थिति में ले आएं, रोग की स्थिति में न जाने दें। इसका उद्देश्य क्या था, कितना लाभ मिला? इसका उद्देश्य है कि इस प्रकार के कारणों की खोज की जाए, इस प्रकार के कारणों का परीक्षण किया जाए। यद्यपि परीक्षित हैं फिर भी उसका पुनर्परीक्षण करके उसको डाटाबेस में ये बताया जाए कि कितना लाभ होता है और जन सामान्य में इसका कैसे प्रचार प्रसार किया जाए कि जिसके कारण हम अपनी स्पिरिचुअलिटी को, जो हम खो चुके हैं और स्पिरिचुअलिटी के नाम से बहुत डर के भागते हैं कि आत्मा परमात्मा का विज्ञान है, ये हमारे नित्य प्रति के दैनंदिन कार्य हैं जिनको करते हुए हम अपने जीवन में स्वयं सुखी हो सकते हैं, रोगहीन हो सकते हैं, बीमारियों से लड़ सकते हैं और अन्य के लिए भी हम सुख और साधन की व्यवस्था बना सकते हैं। किस तरह कार्यक्रम आया है? आज जैसा कि सर ने कहा कि ये स्वास्थ्य की आध्यात्मिक पहलू की बात है। लोग रोग का कारण ढूंढते हैं, रोग का कारण ढूंढना तो बड़ा किया। अच्छा, रोग ये शारीरिक नहीं, सब रोग जो मन के कारण होता है। रोग कहाँ स्थित होता है? शरीर और मन में। पर शरीर और मन में रोग स्थित ही क्यों होता है? तो ये क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक बात को नहीं। अभी मैं एक वेद विभाग के लोगों से बात कर रहा था, उन्हें वेद का एक श्लोक कहा, पंडित उमापति मिश्र ने। उन्हें कहा कि ये वेद कहता है कि शरीर और जो आँख से दिख रहा है और जो कान से सुनाई दे रहा है, इससे वर्तमान की समस्याओं का समाधान संभव नहीं। उसका चिंतन करें जो इन आँखों से परे है, इन कानों से परे है। तो उसकी चिंता, उसकी चर्चा भी लोग नहीं करते हैं। हमने ये कार्यशाला का आयोजन किया कि रोग के उस पहलू के तरफ कम से कम लोग सोचना तो शुरू करें, जो कि सारे अच्छाई और बुराई, सुख और दुख का जो कारण है। आपकी ऊर्जा, जो आत्मिक ऊर्जा है, दिखाई नहीं देती। बोला कि शरीर, ये वेद में कहा गया है कि ये शरीर, आत्मा ये शरीर नहीं है, पर आत्मा है कहाँ? व्यक्ति का कहते हैं कि आभा देखने पर प्रभा कहाँ है? व्यक्ति के बोल रहे हैं कि प्राणी है, पर प्राणी का प्राण कहाँ है? तो प्राणी के प्राण का पता नहीं है, इसलिए उस पर पता कैसे चलेगा? उस पर चिंतन की आवश्यकता है। और रोग हो या सुख हो या दुख हो, स्वस्थता हो, अस्थिरप्रज्ञता हो, शांति हो, अशांति हो, ये सब उसी प्राण के बारे में विचार करने के बाद उसका समाधान निकल पाए। इसका उद्देश्य क्या रहा? तो इसी जो बाधाएं हैं प्राणी को प्राण तक पहुंचने में, उन बाधाओं का और लोगों का ध्यान खींचना, प्रतिभागियों का ध्यान खींचना, प्रतिभागियों के माध्यम से जनता का ध्यान खींचना। BHU भारत कला भवन में भारतीय कला में शक्ति विषयक व्याख्यान व सप्त मातृकाओं पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस और आगामी नवरात्रि के अवसर पर BHU के भारत कला भवन के सेंट्रल हॉल में भारतीय कला में शक्ति पर एक दिवसीय व्याख्यान श्रृंखला और सप्त मातृकाओं पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रोफेसर डॉक्टर MNP तिवारी, पूर्व टैगोर फेलो और कला इतिहास विभाग BHU के पूर्व प्रमुख ने सिंधु घाटी सभ्यता काल से लेकर आधुनिक युग तक की मातृ देवी की अष्टमातृकाओं की उत्पत्ति पर अपनी बात रखी और उनके महत्व के
ऊपर प्रकाश डाला। डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, सहायक क्यूरेटर, भारत कला भवन, बीएचयू ने भारत कला भवन के संग्रह में सप्त मातृकाओं की उनकी प्रतीकात्मक विशेषताओं का विवरण देते हुए प्रस्तुति दी। प्रोफेसर मृदुला सिन्हा, पूर्व डीन, दृश्य कला संकाय, बीएचयू ने समकालीन कला क्षेत्र में एक प्रेरणा के रूप में शक्ति के निरंतर प्रभाव पर एक समकालीन विचार दिया। इस कार्यक्रम की अवधारणा डॉक्टर जसविंदर कौर द्वारा की गई थी। इस अवसर पर डॉक्टर ओएन सिंह, डॉक्टर शांति स्वरूप सिन्हा, प्रोफेसर शुभा राव, विनोद कुमार सहित भारत कला भवन के सदस्य और अन्य विभागों के छात्र उपस्थित रहे। आज भारत कला भवन में सप्तमातृका को केंद्र में रख करके शक्ति के ऊपर एक व्याख्यान माला आयोजित की गई है, जिसके प्रथम वक्ता थे प्रोफेसर मारुति नंदन तिवारी जी, जिन्होंने मातृका से सप्त मातृका के ऐतिहासिक विकास क्रम को और उसमें समन्वय के भाव को दर्शाने का प्रयास किया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि भारत कला भवन में जो मातृका से लेकर सप्त मातृका तक के हमारे पास मूर्तियां हैं, उनके जो नैरेटिव्स हैं उनको जन सामान्य तक पहुंचाना और भारत में शक्ति पूजा के प्रारंभ से लेकर के अद्यतन विकास की रूपरेखा को विद्यार्थियों को समझाने का प्रयास करें। विद्यार्थियों को इससे कितना लाभ है? विद्यार्थी ये समझ पाएंगे कि शक्ति पूजा की शुरुआत कब से हुई। सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता और दोनों के समन्वय के साथ पौराणिक युग में सप्त मातृकाओं के विकास को केंद्र में रख करके उन्हें मातृ और शक्ति पूजा के संदर्भ में जो विभिन्न प्रकार के विवेचन हैं, चाहे वो बौद्ध धर्म में हो, चाहे वो जैन धर्म में हो या ब्राह्मण परंपरा में हो, उनके समन्वय भाव को समझना। नवरात्र शुरू हो गए जी, इसका संबंध उससे भी है? यहाँ इसके पहले यहाँ के निर्देशिका ने बताया, कौर साहिबा ने, कि नवरात्र के पूर्व हम लोगों ने लेक्चर की शुरुआत की है, व्याख्यान माला की। सबसे पहले शक्ति पूजा को ही आधार मान करके हम लोगों ने लेक्चर सीरीज आयोजित किया। आज हम लोगों ने एक विशेष व्याख्यान माला का और आयोजन किया है, जिसका विषय है भारत कला में मातृशक्ति। जैसे हम सभी जानते हैं कि 2 दिन बाद नवरात्र शुरू होने वाले हैं और इस नवरात्र के टाइम पे मातृशक्ति को पूजा करने का विधान रहा है। तो ये कला में इसका निरूपण कैसे हुआ, कब से ये बननी शुरू हुई, दृश्य कला के माध्यम से। तो वैदिक काल से और अब तक के डेवलपमेंट, जो आपका जो शुंग काल, मौर्य काल में किस तरह से इनका विकास हुआ है, उसके ऊपर आज एक विशेष व्याख्यान प्रोफेसर मारुति नंदन तिवारी जी का हुआ है और उसी क्रम में 2 और व्याख्यान होने हैं। मैं उम्मीद करती हूँ इस व्याख्यान श्रृंखला का उद्देश्य यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो शोधार्थी हैं वो भारत कला भवन से जुड़े और प्लस हमारे द्वारा जो समय समय पर आयोजन किए जा रहे हैं उससे लाभान्वित हो और इस जो हमारे पास एक विश्वविद्यालय के पास एक अतुल्य धरोहर है कलाकृतियों की, उसको भी समझें और आत्मसात करें। इसका उद्देश्य क्या है और बच्चों को कितना फायदा होगा? निश्चित रूप से कला को सुनना, उसको समझना और जब उसके साक्ष्य भी यहाँ पे मौजूद हों, तो ये जब इन दोनों का संतुलन बैठता है, जब दोनों एक साथ जुड़ती हैं चीज़ें, तो निश्चित रूप से वो दर्शकों को, सुनने वालों को फ़ायदा देती हैं। तो हम मानते हैं कि ये विद्यार्थी आज यहाँ से कुछ ना कुछ ग्रहण करके ही जाएंगे और न सिर्फ विद्यार्थी, हमारे लिए भी ये बड़ा ज्ञानवर्धक रहा श्री प्रोफेसर मारुति नंदन को सुनना और आगे भी मुझे लगता है कि जो वक्ता है वो हमें कुछ ना कुछ हमें एक नई जानकारी से हमें परिचित करवाएंगे। अखिल भारतीय केशरवानी वैश्य युवक सभा व महिला सभा द्वारा होली मिलन एवं वैवाहिक परिचय समारोह आयोजित किया गया। अखिल भारतीय केशरवानी वैश्य युवक सभा, केशरवानी वैश्य महिला सभा द्वारा नाटिमली स्थित एक लॉन में होली मिलन एवं वैवाहिक परिचय समारोह का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। इस अवसर पर प्रशासनिक सहित समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को स्मृति चिन्ह व अंगवस्त्रम से सम्मानित किया गया। लोगों ने एक दूसरे का परिचय कराया। समाज के लिए कई योजनाओं पर विचार विमर्श किया गया। समाज के बच्चों ने अनेकों सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति कर सबको झूमने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से भाजपा के महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय, आशीष पटेल, लल्ली केशरी, मनोज केशरी, बाबी केशरी, सुप्रिया केशरी सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे।
सफलता की सीढ़ी करते हैं। काशी हेल्थ केयर लगाने का कैसा है? अच्छा भैया को टोपी पहनाए। अभी महानगर के अध्यक्ष श्री विद्यासागर राय जी को हम लोग मंच पर आमंत्रित करते हैं। लोग पूछते हैं आपकी राय क्या है, तो मैं कहता हूँ विद्यासागर राय है। भाई कि सभी माननीय अतिथि आप लोग नीचे प्रस्थान करें और अपना स्थान हमारे राजनीतिक गुरु बॉबी जी अपनी टीम केसरवानी समाज का होली मिलन क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। केसरवानी वैश्य योजन सभा का ये जो कार्यक्रम चल रहा है, एक ऐतिहासिक कार्यक्रम प्रतिवर्ष होता है और संयोग से हमें प्रतिवर्ष बुलाया भी जाता है। इसके लिए पूरा सभा में जितने लोग हैं सबको हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ये कार्यक्रम इनके सभा जो और बढ़िया करते जाएं और अच्छा करते जाएं और ईश्वर इनको संबल प्रदान करे। बड़ी पियरी स्थित चौखंडी वीर सेवा संस्थान द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ। बड़ी पियरी स्थित चौखंडी वीर सेवा संस्थान के तत्वाधान में होली मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व पार्षद गिरीश श्रीवास्तव रहे, जिनका स्वागत माल्यार्पण व अंगवस्त्रम प्रदान कर किया गया। कार्यक्रम में अनेकों सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति हुई। वहीं लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। इस अवसर पर गोपाल गुप्ता, शंकर सिंह, सनी केशरी, पिंकी श्रीवास्तव सहित अन्य क्षेत्रीय लोग उपस्थित रहे। आज बाबा के प्रांगण में चौखंडी वीर सेवा संस्था के तत्वाधान में बड़ी पियरी स्थित हर साल के भांति इस साल भी क्षेत्र में अपने मोहल्ले में वार्ड नंबर 83 पियरी कला में, और हम लोग का वार्ड कई वार्ड इससे जुड़े हुए हम लोग समाज के बीच में और समाज हित में, और समाज के वरिष्ठ सीनियर सिटीजन जो एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे, अपने काम धाम में व्यस्त थे, तो आज एक अवसर मिला है। होली मिलन समारोह के शुभ अवसर पर आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। एक दूसरे को अबीर गुलाल टीका लगाकर और माल्यार्पण करके सबका स्वागत किए हैं और अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं, एक दूसरे से मिलजुल रहे हैं, और बाबा का हम लोग प्रसाद भोग वितरण भी करेंगे। इस कार्यक्रम से जब संदेश दे रहे हैं कि आज समाज में जिस तरीके से हमारे सीनियर सिटीजन को अब लोग अपने काम में व्यस्त हैं, एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं, तो ये हम लोग कार्यक्रम करने का संदेश यह है कि आज चौखंडी वीर सेवा संस्था का यह प्रोग्राम चल रहा है और हम सभी लोग एक जुड़ाव का संदेश है, ये जोड़ने का संदेश है, जिससे हमारा जो मोहल्ला है, हमारा परिवार है, ये जुड़ा रहे और इसी तरह बना रहे। बेमौसम हुई बारिश के चलते फसलों को नुकसान होने से किसान मायूस नजर आए। 2 दिनों से हो रही बारिश की वजह से किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। बारिश के चलते गेहूं की फसल खराब हो रही है। वहीं सरसों, चना, आलू और टमाटर की खेती पर भी इसका असर पड़ा है। फसलों को लेकर किसानों के चेहरे पर मायूसी देखने को मिली। किसानों ने सरकार से उम्मीद लगाई है कि सरकार फसलों का सर्वे कराकर उसकी भरपाई करेगी। संजय जी, जिस तरीके से दो दिनों से लगातार बारिश हो रही है, उसके चलते फसल में कितना नुकसान हुआ है? फसल तो देखिए मान लीजिए कि 90% तो कमर तोड़ ही दिए बरसात ने। किसानों को सब नुकसान ही नुकसान है, उसमें कुछ होना ही नहीं है। अब कहने के लिए कुछ रह ही नहीं गया है कि किसान कुछ बोल पाए। किसी तरह से हिम्मत जुटाकर किसान बोलने की हिम्मत कर रहा है कि मतलब क्या नुकसान हुआ है, क्या नहीं हुआ है। साफ तौर पे अगर बात किया जाए तो किन किन फसलों पे ज़्यादा असर? फसल देखिए सबसे ज़्यादा फसल तो नुकसान हुआ है गेहूं की, इसलिए कि देखिए पकने के कगार पे आ गई थी फसल। आप देख सकते हैं सामने लगा हुआ है, सब लोड गई है फसल। और सरसों था और आपके टमाटर की फसल भी तैयार थी, जो ओले पड़े हैं उससे ज़्यादा मतलब नुकसान ही नुकसान है टमाटर के लिए भी एकदम बिल्कुल। क्या उम्मीद लगाए हैं सरकार? अब क्या उम्मीद किया जाए सरकार को? भाई देखिए जब वो अपना सर्वे कराए कुछ करे तब तो। जिस तरीके से 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है जी, फसलों पर क्या असर पड़ा है, कितना नुकसान? 90% असर पड़ा है जी। फसल सत्यानाश हो गया। गेहूं जो पकने का 1-2 दिन में कटने वाला था वो सारा फूट का छिटा गया है। सरसों फूट का छिटा गई है। टमाटर जोर बांधा था, टमाटर पर पत्थर लग गया। अब जितना फल आया था सब फल नुकसान हो जाएगा, तो सारा काला हो जाएगा। क्या क्या उम्मीदें लगाए हैं आप लोग सरकार से? उम्मीद लगाए हैं सरकार से कि सरकार इसके बारे में सोचे, अन्यथा मर जाएंगे हम लोग खाए बिना। लक्सा स्थित सिंधी धर्मशाला कमेटी झूलेलाल मंदिर में खेमचंद्र फाउंडेशन द्वारा बाल मेला आयोजित हुआ। लक्सा स्थित सिंधी धर्मशाला कमेटी झूलेलाल मंदिर में खेमचंद फाउंडेशन की ओर से बाल मेले का
आयोजन किया गया, जिसमें सिंधी समाज के बच्चों ने अनेकों प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर समाज की कई उत्कृष्ट कार्य करने वाली बेटियों का भी हर्षोल्लास के साथ सम्मान हुआ। इस कार्यक्रम में समाज के लोगों से ऐसे हर बेटे बेटियों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया जो समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। वहीं इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे। अर्चना जी, किस तरह का एक कार्यक्रम है, क्या कहना चाहेंगे आज? सिंधी समाज का प्रोग्राम है जो कि फ़र्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज़ हुआ है और मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ आई हूँ। मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि सिंधी समाज में रहकर सिंधी समाज में अवार्ड पाना ये अपने आप में गौरवान्वित करने वाला दृश्य है। साथ ही मैं मार्शल आर्ट ताइक्वांडो की इंटरनेशनल प्लेयर हूँ और कोच हूँ। साथ ही मैं पूरे बनारस में गर्ल्स में ब्लैक बेल्ट 3rd डैन की डिग्री पर हूँ। तो बनारस या कहीं आसपास लड़कियों को क्या कहना चाहेंगी, किस तरह से समाज में रहने का अधिकार है? मैं स्पेशली गर्ल्स के लिए एक बात कहना चाहूँगी। गर्ल्स हुई या महिलाएं हुई, मैं सशक्त बनाने की बात कहना चाहूँगी। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा था कि आत्मनिर्भर भारत तभी बन सकेगा जब हमारी गर्ल्स, हमारी महिलाएं सुरक्षित होंगी। तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगी, आप लोग आत्मसुरक्षित के गुण सीखें। साथ ही देश विदेश जहाँ भी रहे, अगर आपके साथ कुछ गलत हो तो आप उसका डट कर सामना कर सकें। तो आगे कितना प्रयास करेंगे कि गर्ल्स को आगे ले जाने के लिए? आपका क्या कहना है? मैं अभी मोदी जी से मिलने वाली हूँ। मैं योगी जी से मिल चुकी हूँ, अपनी बातें भी रख चुकी हूँ। साथ ही अब मुझे मोदी जी से इन्विटेशन आया है, मैं प्राइम मिनिस्टर से भी मिलने जाने वाली हूँ। और इसी को लेके मैं बात करना चाहूँगी कि प्रत्येक विद्यालय, जितने भी यहाँ के स्कूल कॉलेज जो भी हो, सभी स्कूलों कॉलेज में मार्शल आर्ट की क्लास अनिवार्य कर दें, ताकि बच्चियाँ सीखेंगी तभी वो आगे जा पाएंगी और देश का नाम रोशन करेंगी। आगे क्या योजना होगा आपका? मैं बस मोदी जी से अपील करूंगी कि प्रत्येक विद्यालय में जो भी क्लास हो उनका वो निरीक्षण करते रहें, ताकि ये नहीं कि आप इस क्लास में यहाँ क्लासेस चल रही हैं और मन वहाँ कुछ भी हो रहा है। तो हमें उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। स्पेशली गर्ल्स कोच वहाँ होनी चाहिए, क्योंकि गर्ल्स कोच होंगी तभी हमारी महिलाएं आगे आएंगी और डट के इसका सामना करेंगी। तो हमारे सिंधी के जितने हमारे बच्चे हैं, जितने हमारे बड़े बच्चे भी हों चाहे छोटे बच्चे हों, उनको एक प्लेटफॉर्म दे जहाँ पर वो लोग इस कला को और अच्छी तरह से उसको समझ पाएँ, या जिनको इस कला में जिसको इंटरेस्ट है वो उनको और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले। हाँ, आज क्या क्या कार्यक्रम रखते हैं? आज हम लोग ने जैसे थोड़ा सा आर्ट एग्जीबिशन टाइप का हम लोग ने रखा, जिसमें बच्चों लोग देख पाएँ आर्ट एग्जीबिशंस और जिनमें उनका एक इंटरेस्ट पैदा हो पाए। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अलग अलग आर्ट से मीडियम के बारे में पता पड़ता है। उसके बाद हम लोग ने उनका एक छोटा सा कंपटीशन रखा, जिसमें हम लोग ने कई अलग अलग उम्र के बच्चों को हम लोग ने कंपटीशन करवाया। उन्होंने अपने ड्राइंग की, कलरिंग किया और उस चीज़ में अपना इंटरेस्ट जो है वो उसमें उन्होंने प्रकट किया। कितना लाभ मिलेगा इससे बच्चों को? बहुत लाभ मिलेगा। कई बार ऐसे प्लेटफॉर्म्स इसलिए ज़रूरी होते हैं कि कई बच्चे अपने इंटरेस्ट, अपना जो पोटेंशियल होता है, इनको देखने के बाद ही वो पहचान पाते हैं कि हाँ उनका इन चीज़ों में इंटरेस्ट है। इसके अलावा भी ये चीज़ें जो हैं वो बेसिकली एक आपको उनमें बहुत ज़्यादा उन लोगों को मदद करती हैं फर्दर अपने एजुकेशन के लिए भी, क्योंकि ये जो है उनका फोकस बढ़ाती है। आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो हम सबका, सिर्फ बच्चों का नहीं बड़ों का भी अपना फोकस, हमारा अटेंटिवनेस और ये सारी चीज़ें बढ़ाती हैं, जो फर्दर हमारे एक्चुअल काम में हमको बहुत मदद आती हैं। तो ये एक ज़रिया है जिससे सिर्फ आप बच्चे आगे इस चीज़ को लेकर बढ़ भी नहीं सकते हैं, पर जो वो कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, उसमें उनको लाभ मिल सकता है, उनका फोकस बढ़ सकता है। पुरस्कृत भी किया जाएगा? हाँ बिल्कुल, पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो अपना नाम और परिचय बताइए। मैं लव मंध्यान। हाँ, हम लोग दिल्ली में आर्ट एकेडमी चलाते हैं, हरिता आर्ट एकेडमी के नाम से। और क्योंकि हमारे सिंधी समाज के यहाँ पर इतना एक ओकेशन हो रहा है, तो हम लोग ने इसमें पार्टिसिपेट किया, एक प्लेटफॉर्म ताकि बच्चों को मिले, हमारे सिंधी को बहुत ज़्यादा सिंधी समाज के बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी मिले और इस चीज़ का इंटरेस्ट वो लोग अपना दिखा पाएँ। नासिरपुर विवेक नगर में मच्छरों के प्रकोप को देखते हुए फॉगिंग कराई गई। नासिरपुर स्थित विवेक नगर कॉलोनी में स्वास्थ्य विभाग व नगर निगम द्वारा मच्छरों के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर फॉगिंग कराया जा रहा है। इसी के तहत निवासी राजेश त्रिपाठी ने बताया कि विवेक नगर ही एक ऐसी जगह है जहां सभी मूलभूत सुविधाओं का अभाव शुरू से बना हुआ है। यहाँ रोड लाइट, पानी की निकासी से लेकर सड़क तक की समस्या है। यहाँ जगह जगह साल भर सीवर का गंदा पानी जमा रहता है, जिससे यहाँ तरह तरह के कीड़े मकोड़े
और मच्छरों का ढेर बना हुआ है। इस गली में लोग गाय और भैंस पाले हुए हैं, जिसके कचरे का निस्तारण का उचित प्रबंधन उन लोगों द्वारा नहीं किया जाता है, जिससे बरसात में स्थिति और भी नरकीय हो जाती है। इसी कड़ी में प्रधानपति गोपाल यादव ने जनता से बात करने के उपरांत कहा कि यहां नगर निगम से बात कर बहुत जल्दी ही रोड लाइट लगवाई जाएगी और अभी मच्छरों के प्रकोप से बचाव के लिए पूरे विवेक नगर और महामनापुरी में फॉगिंग का कार्य चल रहा है। यहाँ पे काफ़ी दिनों से मच्छर का बहुत अधिक प्रकोप बढ़ गया था, जिसके तहत गोपाल यादव जो हम लोग के प्रधान हैं, उनसे कई बार कहने पर, लेकिन वो हमेशा छिड़काव करवाते रहते हैं और अग्रेसिव ही रहते हैं हर एक काम को, लेकिन इसको सीरियसली कंप्लेन करके स्वास्थ्य विभाग में, नगर निगम में आज उन्होंने फॉगिंग का पूरा सुविधा उपलब्ध करवाया और एक एक गली को टच करते हुए एक एक गली, छोटा छोटा गली भी कवर किया, जिससे गोपाल यादव का हम लोग सदैव आभारी रहेंगे। धन्यवाद। आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं? बिल्कुल स्थानीय निवासी हैं। विवेक नगर नासिरपुर। आप संतुष्ट हैं इनके कामों से? किसके, नगर निगम के या नगर निगम के? नगर निगम के कार्यों से भी संतुष्ट हैं, लेकिन हम लोग को ज़्यादा संतुष्ट करते हैं गोपाल यादव। क्या करने आए हुए थे आप लोग? ये फॉगिंग कराने के लिए। फॉगिंग हो गई है जी। कहाँ सूचना मिली थी कि यहाँ मच्छर है, लार्वा है? इंस्पेक्टर साहब के पास जो है कंप्लेन जाता है नियमित रोस्टर के हिसाब से, तो नियमित जो है वो कंप्लेन सॉल्व कराते हैं और प्रतिदिन जितने भी गलियाँ हैं और आसपास के जो एरिया हैं उस एरिया को, ग्रामीण क्षेत्र को कवर कराया जाता है फॉगिंग के द्वारा। आज कहाँ का जो है मिला हुआ है? आज जो है एक माननीय श्री गोपाल प्रधान जी के यहाँ नासिरपुर और श्री श्याम भूषण जी के यहाँ। अच्छा, ये अभी आपने कहाँ पे किया? अभी मैंने किया ये विवेक नगर कॉलोनी में। यहाँ पे क्या पोजीशन रही? अच्छी रही, यहाँ पे पोजीशन ठीक रहा। फॉगिंग जो है पूर्ण रूप से कराई गई, सभी जगहों कंप्लीट कराया गया। आज ये किस तरह का छिड़काव हुआ और कहाँ पे हुआ है? ये नगर निगम की सहायता से, जो कि माता कट्टा से होते हुए विवेक नगर और नासिरपुर ग्राम सभा में फॉगिंग कराया गया है। किस लिए हुआ है? ये मच्छर को देखते हुए आजकल बहुत ज़्यादा जो है कि प्रकोप बढ़ गया था इन सबों का। स्वास्थ्य विभाग अभी जगह है नहीं, लगातार होता है, लेकिन समय थोड़ा कम देते हैं ये लोग। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बारिश से फसलों को हुए नुकसान को लेकर कृषि मंत्री ने कहा, आकलन कर किसानों को दी जाएगी क्षतिपूर्ति। प्रधानमंत्री के आगमन के मद्देनजर आला अधिकारियों ने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के सभा स्थल पहुंचकर तैयारियों का लिया जायजा। झमाझम हुई बारिश के चलते शहर के कई क्षेत्रों में हुआ जल जमाव। और बीएचयू भारत कला भवन में भारतीय कला में शक्ति विषयक व्याख्यान व सप्त मातृकाओं पर प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।